हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे और बैलेंस रिएक्शन के कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। लेकिन अभी तक बैलेंस रिएक्शन में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन पहले क्वेश्चन पर आने से पहले एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें। एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं वो बार बार मैं आप रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल वो पॉइंट सेट हो जाए। रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो, तब सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई ना कोई बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। रिएक्टेंट का जितना भी मोल लिया गया है, कम लें ज्यादा लें, मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो या ना हो, चाहे जो भी केस हो, रिएक्टेंट का ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनेगा, ऑलवेज किस रेशियो में होते हैं, तो कोफिशिएंट के ही रेशियो में होते हैं। ये 3 बातें कंठस्थ रखना है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सीखे थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया गया था। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पर। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है और अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इस कोफिशिएंट को देखकर हम लोग कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का 2 मोल बनेगा। बिल्कुल कोफिशिएंट को देखकर भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल तो हाइड्रोजन का 3 मोल। भाई 1 और 3 के मोल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। याद कीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया किस मोल रेशियो में रिएक्ट करेंगे और बनेंगे, तो 1, 3 और 2 के मोल रेशियो में। तो नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा, अमोनिया का 2 मोल बनेगा। वैसे ही आगे बताइए, नाइट्रोजन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 6 मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का 4 मोल बनेगा। चलिए अब इसको और भी हम लोग सिंपल करते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन और अमोनिया पर बोलिए, नाइट्रोजन और अमोनिया पर, नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, नाइट्रोजन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा अमोनिया का मोल 2 गुना बनेगा। डायरेक्ट कोफिशिएंट से भी देखकर ये सब चीजें बोल सकते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन से भी देखकर हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। तो हाइड्रोजन का 6 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 4 मोल बनेगा। कोफिशिएंट को देखकर एकदम डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए कुछ दूसरे एग्जाम्पल पर चले हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, इसको बैलेंस कर दिया जाए। चलिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है और H2O का कोफिशिएंट 2 है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोफिशिएंट को देखकर हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा और H2O का 2 मोल बनेगा। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का मोल आधा रिएक्ट करेगा। मैं फिर से इसको मिटाकर करता हूं, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1। हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन का जितना मोल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का मोल आधा रिएक्ट करेगा। अब यहां पर आइए, ऑक्सीजन और H2O पर बोलिए, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो H2O का 2 मोल बनेगा। मतलब ऑक्सीजन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा H2O का मोल 2 गुना बनेगा।
बोले कि ऑक्सीजन का x मोल रिएक्ट कर रहा है तो H2O का 2x मोल बनेगा। चलिए इसी को कोएफिशिएंट से अब हाइड्रोजन और H2O से बोलिए भाई, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 2 मोल बनेगा। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, हाइड्रोजन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा H2O का भी मोल इतना ही बनेगा। तो 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस रिएक्शन में। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला क्या जा रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक रिएक्शन लिखा जाए, कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन के 4 एटम बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे के डाटा पर आइए। 36 ग्राम ऑफ कार्बन वाज मिक्स्ड विथ 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो रिएक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर कर लिखा जाए, कार्बन टू क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोला गया है, 36 ग्राम ऑफ कार्बन वाज मिक्स्ड विथ 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहां पर लिखे T इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग टाइम, 0 का मतलब यहां पर स्टार्टिंग टाइम। तो 36 ग्राम ऑफ कार्बन वाज मिक्स्ड विथ 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस्ड एंड द रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इधर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन यहां दे दिया गया है। कार्बन और क्लोरीन रिएक्ट कर कर कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे हैं। कार्बन का 36 ग्राम क्लोरीन के 142 ग्राम के साथ मिक्स किया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना ग्राम बनेगा और जो रिएक्टेंट बचेगा उसका भी मास निकालना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन उतारिए, मैं बोर्ड इधर का क्लियर करता हूं। हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग जो भी बैलेंस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े वो मास से नहीं पढ़े हैं, सारा कॉन्सेप्ट मोल से था। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हो रहेगा पहले उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन 36 ग्राम, तो ये बताइए एटम का मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट 12 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो कार्बन 36 ग्राम कितना मोल, 3 मोल। अब चलते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन 142 ग्राम और क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 71। तो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 71 से डिवाइड कर देंगे, कितना मोल आएगा, 2 मोल आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहां पर मिस्टेक होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो जो करते हैं उसको समझिए कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। क्लोरीन का मास कितना दिया हुआ था, 142। अब वो क्या करेंगे, अच्छा 2 क्लोरीन आगे 2 लगा हुआ है तो 2 × 71 ऐसे कर कर वो कितना मोल निकाल देंगे, 1 मोल। भाई एक बात ध्यान में रखिए, ये 2 क्लोरीन के मोलिकुलर वेट के लिए नहीं आया है। बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर आता है 1 2 3 4 वो एटम को बैलेंस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 आया है वो क्लोरीन एटम को बैलेंस करने के लिए है, न कि मोलिकुलर वेट को डबल करने के लिए है। तो क्लोरीन Cl2 मोलिकुलर वेट उसका कितना, 71। भले ही किसी केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन के आगे कोएफिशिएंट 3 रहे, क्लोरीन के आगे कोएफिशिएंट 4 रहे, कोएफिशिएंट 2 3 4 जो भी रहे, तो ये जो नंबर होता है 3, ये जो नंबर है 4, वो मोलिकुलर वेट को 3 गुना 4 गुना करने के लिए नहीं होता है, ये नंबर एटम को बैलेंस करने के लिए है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, बैलेंस रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वो एटम को बैलेंस करने के लिए है, मॉलिक्यूलर वेट को 2 गुना 4 गुना 5 गुना करने के लिए नहीं है।
तो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 71 से डिवाइड कर देंगे, कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर रिएक्टेंट जो लिया गया उसका मोल का रेशियो कितने का है, 3 और 2 का, और इनका कोफिशिएंट का रेशियो देखिए कितने का, 1 और 2 का। तो जो मोल लिया गया उसका रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमें पता करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का स्टेप्स मैं इधर लिख रहा हूं, सब इधर रफ वर्क रहेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं, तो कार्बन के मोल को कार्बन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, क्लोरीन के मोल को क्लोरीन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, कार्बन 3 मोल 1 से डिवाइड करेंगे, क्लोरीन 2 मोल, क्लोरीन का कोएफिशिएंट कितना है 2 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन आया 3, ये डिवीजन आया 1 इज मिनिमम किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो देयरफॉर क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूं, क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहला काम था लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेना। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये बताइए लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं, जो पूरा रिएक्ट कर जाता है। तो 2 मोल लिए हैं, 2 मोल पूरा क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो यहां पर वर्ड लिखिए रिएक्ट। तो इस रो में कितना कितना रिएक्ट कर रहा है वो लिखेंगे। क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका 2 मोल पूरा क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो क्लोरीन का 2 मोल पूरा रिएक्ट कर गया। अब कोएफिशिएंट को देखकर आंसर दीजिए। क्लोरीन का कोएफिशिएंट है 2, कार्बन का कोएफिशिएंट है 1। तो क्लोरीन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन का 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन का 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा। अब एंड की बात करें लास्ट में, तो भाई ध्यान दीजिए, कार्बन 3 मोल लिए थे, 1 मोल रिएक्ट कर गया, तो कार्बन का 2 मोल बच गया है। क्लोरीन 2 मोल लिए थे, 2 मोल रिएक्ट कर गया, क्लोरीन खत्म। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बनेगा, चाहे कार्बन से आंसर दे, क्लोरीन से आंसर दे, दोनों से आंसर सेम। एक एक कर आते हैं। कार्बन से आंसर देते हैं, कार्बन का कोएफिशिएंट 1, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोएफिशिएंट 1। ध्यान दीजिए दोनों का कोएफिशिएंट 1 और 1 है, तो कार्बन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1 मोल बनेगा। मतलब क्या हुआ, कार्बन जितना रिएक्ट करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड उतना ही बनेगा। तो कार्बन यहां पर ध्यान दीजिए मेरे फिंगर पर, कार्बन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो भाई कार्बन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। फिर यहां पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, सर ये 3 मोल लिए थे, 3 मोल से आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल रीजन, सिंपल लॉजिक लगाइए, भाई 3 मोल लिए थे ना, 2 मोल तो बचा रह गया, 2 मोल का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। रिएक्शन में यूज कितने मोल का हो रहा है, 1 मोल का हो रहा है। तो भाई जितना रिएक्ट किया उसी से आंसर देना है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो बच गया उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रिएक्ट कितना किया उस पर ध्यान दीजिए। तो रिएक्ट किया है 1 मोल, तो कार्बन का कोएफिशिएंट 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। क्लोरीन से आंसर दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्लोरीन से आंसर देते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्लोरीन का कोएफिशिएंट है 2। अब ध्यान दीजिए 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल बनेगा, मतलब क्लोरीन जितना रिएक्ट करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका आधा बनेगा। क्लोरीन ध्यान दीजिए 2 मोल लिए थे, 2 मोल रिएक्ट कर गया, 2 मोल रिएक्ट कर गया तो उसका आधा कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। चलिए अब इसको हम लोग मास में कन्वर्ट कर दें। तो नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, कार्बन 2 मोल एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो एटॉमिक वेट कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर दे कितना ग्राम, 24 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 मोल, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। कार्बन कितना 12, 4 क्लोरीन है 142 हो जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना 154 हो गया, तो इसका मोलिकुलर वेट 154, 1 मोल, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 154 ग्राम। तो हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बना 154 ग्राम, कार्बन जो बच गया वो कितना ग्राम, 24 ग्राम। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के बाद अपने से कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर नीचे मैं लिख दे रहा हूं
क्लोरीन इज लिमिटिंग रिजेंट। क्लोरीन हम लोग का क्या था? लिमिटिंग रिजेंट। ध्यान दीजिए, आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पहले उन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, बढ़िया से उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए, तब अपने से नया क्वेश्चन कीजिएगा। तो पहले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको समझना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है, उसी क्वेश्चन को अपने से दोबारा बनाना है, तब जाकर नए क्वेश्चन करना है। चलिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग किए, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। थोड़ा ये बताइए, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन काउंट कीजिए। टोटल मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले टोटल मास कितना? कार्बन 36, क्लोरीन 142, इनको ऐड कीजिए, बोलिए ये कितना ग्राम आएगा? तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन, इनको ऐड कर दे 178 ग्राम। तो शुरू में जो मास था 178 ग्राम था। अब लास्ट में आइए, टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, तो कार्बन 24 ग्राम है, कार्बन 24 ग्राम, क्लोरीन खत्म, और कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 ग्राम, तो 24 प्लस 154 इनको ऐड कीजिए, तो टोटल मास आफ्टर रिएक्शन वो कितना? 178 ग्राम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन क्या है? सेम है। एक नया कॉन्सेप्ट यहां से सीखिए क्या? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, तो चाहे ये केमिकल रिएक्शन हो या कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए, इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास इज कंजर्व्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व होता है, मतलब टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, वो हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। चलिए इसको उतारिए। चलिए, अभी न्यूमेरिकल के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी लॉ को यहां पर बताया गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया है? इन एनी केमिकल रिएक्शन, पढ़िए, टोटल मास इज कंजर्व्ड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व्ड होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो हम लोग अभी तक दो लॉ पढ़े हैं। कौन कौन सा मैं आपको याद दिलवाता हूं। एक हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे मास एनालिसिस के टाइम पर, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा हम लोग बैलेंस रिएक्शन के टाइम पर पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब हम लोग का ये चैप्टर फिनिश होगा, उस टाइम पर सारे जितने भी लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं उन सबको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में। तो अभी तो हम लोग लॉ को लिख लिए हैं, जैसे ही न्यूमेरिकल के थ्रू कुछ टॉपिक सीखे, उस न्यूमेरिकल के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया, तो उस लॉ को अभी यहाँ पर लिख लिया गया है। लेकिन जितने भी लॉ हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या और भी कुछ लॉ हैं जिनको हम लोग एक साथ लास्ट में लिखेंगे। जब सबको पढ़ लेंगे तब सारे लॉ को एक साथ कंबाइन कर कर लिखा जाएगा। चलिए उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहां से भी, इस क्वेश्चन से भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन लिया जा रहा है, यहां से भी कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सर। तो मिक्सर किसका है? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग यहां पर लिखे डाटा,
सॉल्यूशन यहीं से बनाया जाए। मिक्सचर जो लिया गया है, मिक्सचर किसका लिया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट कितना परसेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना परसेंट, वो हम लोग को निकालना है। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सर, मिक्सर किसका, तो ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया गया, वेट ऑफ मिक्सर टेकन, तो ये जो मिक्सर लिया गया है वो 2 ग्राम का है, और लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, हीट करने पर वेट का लॉस कितने का, तो 0.11 ग्राम का। तो ध्यान से समझिए, ये मिक्सर 2 ग्राम का लिया गया, तो मैं मान लेता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट W ग्राम, तो सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 2 - W ग्राम, और हीट करने पर मास का लॉस कितने का है, 0.11 ग्राम का। ये पॉइंट थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज कर सकता है। सर अभी हम लोग पढ़े थे किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, तो ये फिर मास का लॉस कैसे हो रहा है, तो समझिएगा इस चीज़ को। बिल्कुल सही, हम लोग अभी जो पढ़े हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व होता है, मतलब ये मिक्सर 2 ग्राम का लिया गया है तो बाद में भी 2 ही ग्राम होगा, लेकिन फिर ये क्वेश्चन में मास का लॉस कैसे बताया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर मास का लॉस बताया जाएगा। ध्यान से समझिए, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। मैं बोलता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट ये 1 मोल लिया गया, 1 मोल का मतलब 100 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल लिए कितना ग्राम, 100 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा। इस क्वेश्चन को अभी भूल जाइए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि मास का लॉस कैसे होता है, जबकि अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या है, कंजर्व है। तो ये हम लोग का 1 मोल लिया गया, रिएक्शन बैलेंस है, इसका भी कोफिशिएंट 1, यहां भी कोफिशिएंट 1, यहां भी कोफिशिएंट 1, मतलब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा, और CO2 भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल। तो ये 1 मोल रिएक्ट कर गया, खत्म। कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बनेगा और CO2 कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। ध्यान दें, इसके 1 मोल का मास कितना ग्राम हो गया, तो 1 मोल का मास 56 ग्राम, और इसके 1 मोल का मास कितना ग्राम हो गया, 44 ग्राम। अब आप लोग बोलिएगा सर शुरू में 100 ग्राम लिए थे, अभी भी टोटल कितना है, 100 ग्राम ही है। बिल्कुल सही, अभी भी टोटल 100 ग्राम ही है। अब मेरे पॉइंट को समझिए, ये रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में करें, इस रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया गया 100 ग्राम का, क्लोज्ड कंटेनर में करेंगे तो बाद में भी फाइनल मास कितना आएगा, 100 ग्राम ही आएगा। लेकिन सिचुएशन को बदलिए, इसी रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये जो लिया गया है सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड 100 ग्राम का लिया गया है। अब बताइए, जब इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या प्रोडक्ट बना था, इसको हम लोगों ने हीट किया, ठीक है ना, तो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड तो कंटेनर में ही रह जाएगा, लेकिन जो CO2 गैस बन रहा है वो ओपन कंटेनर, वो कंटेनर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करेंगे तो ओपन कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड वो कंटेनर में ही रह जाएगा, कितना ग्राम, 56 ग्राम, और CO2 जो बना है कंटेनर ओपन वो बाहर निकल जाएगा, कितना ग्राम, 44 ग्राम। तो जरा ये बताइए, अगर क्लोज कंटेनर होता तो CO2 तो यही होता,
तो टोटल मास 100 ग्राम का ही रहता। लेकिन कंटेनर ओपन होने के कारण से ये जो गैस बना वो कंटेनर से बाहर निकल गया। कितना ग्राम बाहर निकला? 44 ग्राम। तो कितने ग्राम का लॉस होगा? 44 ग्राम का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में मास का लॉस बोला जाए तुरंत वहां पर समझिए वो रिएक्शन ओपन कंटेनर में किया जा रहा है। और मास का लॉस किसके कारण से? तो कोई ना कोई गैस के कारण से। भाई रिएक्शन ओपन कंटेनर में किया गया, उस रिएक्शन में कोई गैस बना होगा, वो गैस कंटेनर से बाहर निकला है, और जितना भी गैस बना वो कंटेनर से बाहर निकला, तो उतने ग्राम का मास का क्या होगा? लॉस होगा। तब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए आगे के क्वेश्चंस के लिए, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कर रहे हैं और वहां पर कोई गैस बन रहा है, गैस W ग्राम बना है, W ग्राम गैस बाहर निकलेगा, W ग्राम मास का या वेट का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ते हैं और फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। यहीं से देखिए यहां जो सॉल्यूशन लिखा गया है, मिक्सर लिया गया है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। कितना ग्राम? 2 ग्राम। जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोगों ने मान लिया W ग्राम और सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम मान लिए? 2 - W ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया? 2 ग्राम का हो गया। लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर वेट का लॉस कितने ग्राम का? 0.11 ग्राम का। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़े हैं, और जो हीटिंग इफेक्ट पढ़े हैं उस रिएक्शन को याद कीजिए। हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता है, हीट करने पर डिकम्पोज कौन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज करने वाला रिएक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड हीट किए, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। तो हीट करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिगर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिगर से दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये इनिशियली इस कंटेनर में हीट करने से पहले ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है? मिक्सर है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सर। सोडियम बाइकार्बोनेट W ग्राम और ये 2 - W ग्राम। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये ना लिखा जाए। इतने से समझ में आ जाएगा कि इस कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सर है, इसको हम लोगों ने हीट किया। अब यहां पर आप लोग खुद देखिए भाई, इन दोनों का मिक्सर लिया गया था, इस मिक्सर को हम लोग हीट किए, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करेगा। तो जरा बताइए फाइनल में इस कंटेनर में क्या होगा? तो फाइनल में इस कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट होगा, फाइनल में इस कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट होगा, और CO2 और H2O गैस जो बना वो इस कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। CO2 और H2O ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो जो CO2 डिकम्पोज कर कर जो CO2 और H2O गैस बन रहा है वो कंटेनर से बाहर निकलेगा। और लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, हीट करने पर वेट का लॉस कितने ग्राम का? 0.11 ग्राम का। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितने ग्राम है? 0.11 ग्राम है। भाई ये दोनों मिलकर 0.11 ग्राम बाहर निकल गया, तो उतने ग्राम मास का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए ये जो रिएक्शन था इस रिएक्शन को अब इधर लिख दिया जाए, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। ये हम लोग W ग्राम लिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर देखिए कितना ग्राम है? W ग्राम।
मोलकुलर वेट इसका जोड़ लीजिए, मोलकुलर वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालिए तो ये हम लोग का 84 आएगा। अब आप लोग मोलकुलर वेट ये सब खुद से निकालिए, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, 24, कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48, तो इसका मोलकुलर वेट 84। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मोलकुलर वेट 84 डब्लू ग्राम लिया गया है, तो डब्लू ग्राम, डब्लू डिवाइडेड बाई 84 मोल हो गया। तो T इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में इतना मोल है, एंड की बात करें तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म, बस CO2 कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा वो बताना है। तो ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट पर फोकस करना है। इसका कोफिशिएंट कितना 2, इसका कोफिशिएंट कितना 1, मतलब क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट है 2, ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट 2 मोल रिएक्ट करेगा तो CO2 का 1 मोल बनेगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जितना रिएक्ट करेगा CO2 उसका आधा बनेगा। सेम केस H2O के साथ में है, सोडियम बाइकार्बोनेट का 2 मोल तो H2O का कितना मोल 1 मोल, कोफिशिएंट H2O का 1 है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो H2O का 1 मोल बनेगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जितना रिएक्ट करेगा H2O उसका आधा बनेगा। तो बनाइए, W/84 मोल रिएक्ट कर रहा है तो H2O कितना बनेगा, उसका हाफ, तो 1/2 इंटू W/84 मोल, इतना मोल H2O बनेगा, सॉरी CO2 बनेगा, और H2O कितना बनेगा, वो भी इतना ही मोल बनेगा, 1/2 इंटू W/84 मोल बनेगा। अब इनका मास निकाला जाए तो सबसे पहले तो आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब बताइए CO2 कितना मोल बना, तो 1/2 इंटू W/84 मोल, H2O कितना मोल बना, 1/2 इंटू W/84 मोल। अब इनका मास निकालना है, तो मोल पता है CO2 का, H2O का, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो CO2 प्रोड्यूस्ड 1/2 इंटू W/84, मोलकुलर वेट कितना 44 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना ग्राम। वैसे ही H2O प्रोड्यूस्ड 1/2 इंटू W/84 और मोलकुलर वेट कितना, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 ग्राम। अब देखकर बताइए, यहाँ फिगर अभी भी बना हुआ है, मैंने नहीं मिटाया है, मास का लॉस 0.11 ग्राम का हुआ था, तो CO2 और H2O दोनों मिलाकर कितने ग्राम, 0.11 ग्राम। इनको ऐड कर दीजिए, अगर इन्हें ऐड करेंगे 1/2 W/84 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कीजिए, 1/2 इंटू W/84 कॉमन, 44 प्लस 18 इक्वल टू कितना 0.11। अब 44 और 18 को ऐड कीजिए, बोलिए कितना आएगा हम लोग का, बोलिए 62 ग्राम, तो ये आया 62 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग का W निकल जाएगा, W बराबर 2 इंटू 84 इंटू 0.11 डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 62, इतना ग्राम। तो इतना ग्राम क्या आया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो परसेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज निकालें। ये बताइए, मिक्सर 2 ग्राम का था, 2 ग्राम में इतना ग्राम, तो 2 ग्राम में इतना ग्राम, तो परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के मास को टोटल मास 2 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास 2 इंटू 84 इंटू 0.11 डिवाइडेड बाई 62, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मास, इसको टोटल मास 2 ग्राम से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये परसेंटेज किसका आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आप लोग उतारिए, चलिए कैलकुलेट करने पर आएगा 14.9%। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज निकल गया तो परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना, तो 100 माइनस कर देंगे,
तो 100 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 85.1%। दोनों को ऐड कर देखिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना 100%। तो ये जो क्वेश्चन अभी बताए हैं इसको दोबारा सुनिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन समझिए।